हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट थर्ड के बारे में, जिसके अंदर हम बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर देखेंगे, टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स देखेंगे, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या होती है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आज के लेक्चर में हमें कवर अप करनी है। ओके, टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमी और जो सिस्टमैटिक्स है, पहले माने जाते थे कि ये दोनों टर्म्स जो है वो सिमिलर टर्म्स। गलत, अब नहीं माना जाता कि टेक्सोनॉमी और जो सिस्टमैटिक्स है वो सिमिलर वर्ड है। नहीं, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहले मानते थे कि दोनों सेम ही है, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, देखिए टेक्सोनॉमी जो कि सिस्टमैटिक्स से बहुत मैच खाती है। Taxonomy is the branch of biology that deals with the identification and the nomenclature of living organisms and their classification on the basis of their similarities and differences। यानी टैक्सोनॉमी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है किसके अंदर, किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेगी। आइडेंटिफाई करना होता है कि भैया कैसा है। मान लो मुझे कोई एक नया ऑर्गेनिज्म मिला जो आज तक किसी ने भी डिस्कवर नहीं किया था, वो मैंने किया। वो ऑर्गेनिज्म मैंने उठाया, मैंने देखा कि उसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स क्या, अरे इसके अंदर तो विंग्स हैं उड़ने के लिए, चलो ठीक है। इसके अंदर तो 6 टांगे हैं, समझ में आने लगेगा क्या है वो, नया इंसेक्ट है वो, नया, करेक्ट। उसके बाद नॉमेनक्लेचर, जब मैंने वो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर कर लिया है तो उसको नाम भी तो देना पड़ेगा ना कि भैया इसका नाम क्या दूं। तो सबसे पहले तो उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है। उसके बाद उसको नाम दो कि भैया आज से इसका नाम ये है, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद नॉमेनक्लेचर किया, उसके बाद क्लासिफाई किया। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, जिस ग्रुप के साथ वो मैच खाता है, मान लो इंसेक्ट के साथ ग्रुप मैच खाता है तो वो इंसेक्ट में डाल दिया मैंने वो, तो इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटी किसके साथ मैच कर रही थी, इंसेक्ट्स के साथ मैच कर रही थी, इसलिए उनकी सिमिलैरिटी के बेस पर वो मैंने इंसेक्ट में डाल दिया। ठीक है, जो भी नया ऑर्गेनिज्म हो। तो ये जो प्रोसेस है ये है टैक्सोनॉमी, ये है टैक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या है, ध्यान से सुनना। सिस्टमैटिक्स जो है वो वो आया है कहां से, लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब इसका नाम है सिस्टेमा, मींस द सिस्टमैटिक प्लेसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और टेक्सा। ग्रुप्स बोल सकते हैं, टेक्सा बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। सर लगभग तो सिमिलर ही दिख रहा है दोनों। टेक्सोनॉमी में भी क्या कर रहे थे हम, आइडेंटिफाई कर रहे थे, नॉमेनक्लेचर जो है वो देख रहे थे, क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसका, उनके सिमिलरिटी के बेस पर, डिफरेंसेस के बेस पर। सिस्टमैटिक्स जो है वहां पर भी क्या कर रहे हैं हम, क्या करते हैं, कोई भी एनिमल जो है जो डिस्कवर होता है उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनके सिमिलर ग्रुप के अंदर डाल देते हैं उसको। लेकिन आपको पता है हम यहाँ पर एक स्पेशल चीज जो है वो और ऐड करते हैं जो हमने नहीं की थी ऊपर की तरफ, टैक्सोनॉमी में नहीं की थी। टैक्सोनॉमी में क्या किया था हमने, सिर्फ उनको क्लासिफाई किया था उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पर। सिस्टमैटिक्स में क्या करते हैं हम, उनके बीच में रिलेशनशिप भी देखते हैं कि उनके बीच में क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है। ठीक है, वो रिलेशनशिप कैसा दिखाते हैं किसी दूसरे के साथ, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, और जिस ग्रुप के साथ वो मैच कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप कैसा है, कितने डिफरेंस है दूसरे ग्रुप के साथ और कितना वो सिमिलर हो रहा है अपने वाले ग्रुप के साथ, अपने ग्रुप के मेंबर्स के साथ वो कितना सिमिलर है। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप्स जो है वो भी कंपेयर करते हैं। ये एक छोटा सा अंतर होता है सिस्टमैटिक्स में और टैक्सोनॉमी के अंदर। तो टैक्सोनॉमी के अंदर क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो नहीं देखते, जबकि टैक्सोनॉमी के अंदर रिलेशनशिप नहीं देखते हैं। सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसको भी कंसिडर करते हैं। तो ये सारे पोर्शंस तो चलेंगे, ये सारे पोर्शंस जो है वो तो चलेंगे, वो तो इंक्लूड है इसके अंदर भी, प्लस जो रिलेशनशिप्स जो है वो भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है सिस्टमैटिक्स, करेक्ट। It was the Carolus Linnaeus who used this word first in his book Systema Naturae। उन्होंने क्या किया था, सिस्टेमा नेचुरी नाम की बुक लिखी थी, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। उन्होंने अपनी बुक सिस्टेमा नेचुरी लिखी थी, उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए तो प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नया मिला है सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके कैरेक्टर्स देखेंगे, वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, रूप क्या है, साइज क्या है, ठीक है ना, उसके अंदर सेल्स कैसी हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सिंगल सेल है, मल्टीपल सेल है, कैसा है। ठीक है,
It is the understanding of characters of organisms such as external and internal structure. सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी नया ऑर्गेनिज्म आया उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं उसकी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, यानी उसकी सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है, यानी उसकी लाइफ जो है वो कैसी है, वो डेवलप कैसे होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कैसी है, यानी वो नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप दिखाता है, ये सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई की जाती है कैरेक्टराइजेशन के अंदर। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, जैसे ही हमने देखे कि इसके अंदर ये देखो भैया ये जो नया ऑर्गेनिज्म मिला है इसके अंदर ये फीचर है, मतलब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। देखो आइडेंटिफिकेशन इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिकॉग्नाइजेशन इन इट्स साइंटिफिक नेम, यानी कि आइडेंटिफिकेशन में क्या किया जाता है, इसका एक करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, जो कि ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ है उसका सही से उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स दिख रहे हैं हमने उनको डिस्क्राइब किया, ताकि उसको आगे नाम दिया जा सके, साइंटिफिक नेम दिए जा सके। साइंटिफिक नेम क्या होता है वो आगे बताता हूं आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, टेक्सा, कन्वीनियंट कैटेगरीज को टेक्सा बोलते हैं, ग्रुप्स जो होते हैं उनको टेक्सा कहते हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स, यानी कि क्या किया, जो भी ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ था उसको देखा कि वो कौन से ग्रुप के साथ सिमिलरिटी दिखाता है, फिर हमने क्या किया उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में इंक्लूड कर दिया, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद देखिए उसका नॉमेनक्लेचर जो या नेमिंग जो होता है उसकी प्रोसेस की बात करते हैं, कि नाम देना, कोई भी जो नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है उसकी नेमिंग करना या उसका नाम देना, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा काम होता है। एक बात सुनिए, अगर कोई साइंटिस्ट है जो किसी एक ही ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, कोई एक ही ऑर्गेनिज्म है, मान लो कॉकरोच था, मान लो शुरुआत में कॉकरोच था, मान लो कॉकरोच किसी ने तो आइडेंटिफाई किया होगा ना, तो कॉकरोच था, कोई इंडियन साइंटिस्ट था जिन्होंने भी क्या किया कॉकरोच की डिस्कवरी करी, और मान लो कोई अमेरिकन साइंटिस्ट था जिन्होंने भी कॉकरोच की डिस्कवरी करी, और कोई अदर थर्ड कंट्री जो थी वहां पर भी कोई एक ऐसा साइंटिस्ट बैठा था जिसने कॉकरोच के ऊपर स्टडी करी, तो एक ही टाइम पे तीनों ने एक ही चीज की डिस्कवरी करी ना। इंडियन साइंटिस्ट क्या बोलेगा, भाई मैं तो अपने हिसाब से इसको नाम दूंगा, अमेरिका वाला बोलेगा मैं तो अपने हिसाब से दूंगा, और थर्ड कंट्री वाला कोई और कहेगा मैं तो अपने हिसाब से दूंगा, यहां तो लोचा हो जाएगा भैया, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर हम किसका नाम याद रखेंगे, कि इंडियन साइंटिस्ट अपना कुछ और नाम बोलता है, अमेरिकन कुछ और बोलता है, और तीसरा जो है कंट्री है वो कुछ और ही बोल रहा है। तो इसीलिए साइंटिस्टों ने कहा कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, मिसकंसेप्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइंटिस्टों ने एक ऐसी टेक्निक निकाली जिसके अंदर साइंटिस्ट बोलते हैं कि चाहे डिस्कवरी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हुई, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया जाएगा जो हर लैंग्वेज में सेम रहेगा। चाहे वो एक इंडियन साइंटिस्ट बोल रहा है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, एक अमेरिकन साइंटिस्ट बोल रहा है तब भी सेम रहेगा, और अगर वर्ल्ड में कहीं भी कोई और कंट्री का बोल रहा है तो भी उसका प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, ठीक है। देखिए नॉमेनक्लेचर या नेमिंग क्या होता है, देखो इट इज द प्रोवाइडिंग ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, करेक्ट। तो यहां पर इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में सेम चलता है। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स, ठीक है, हमारा जो नेमिंग सिस्टम जो होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर भी बोलते हैं। बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर यानी कि जिस बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होगा, हम जो भी नाम दे रहे हैं वो दो वर्ड से मिलकर बना होगा, दो वर्ड है तो इसलिए वर्ड आया है बाइनॉर्मल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इज प्रपोज्ड बाय द कैरोलस लीनियस, और ये जो सिस्टम था वो कैरोलस लीनियस ने डिस्कवर किया था या दिया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू binomial nomenclature, each scientific name has two components. Number first is a generic name and number second is a specific epithet. Generic name जो होता है वो क्या होता है, जीनस का नाम होता है, जो हिंदी में बोलते हैं वंश का नाम, ठीक है। वंश जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर क्या करते हैं, अलग अलग स्पीशीज जो होती है जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनको रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो किसी भी स्पीशीज का एक स्पेशल नाम होता है, ठीक है। जैसे जेनेरिक नेम जो होता है उसको हम बोलते हैं वंश का नाम, ह्यूमंस के लिए भी तो यूज करते हैं ना, ये इस वंश का है उस वंश का है, तो वंश का नाम होता है। और स्पेसिफिक एपिथेट क्या होता है, स्पेशल नेम होता है स्पीशीज का, ठीक है। बॉटनिकल नेम्स आर बेस्ड on the rules provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN.
अगर कोई प्लांट है डिस्कवर किया गया और उसका अगर नाम देना है तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं। उन रूल्स को किसने बनाया? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ये एक ऐसी संस्था है जिसने प्लांट को नाम देने के लिए कुछ नियम बनाए, तो इसके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसका नाम दिया जाता है, प्लांट का नाम दिया जाता है। एंड द जूलॉजिकल नेम्स आर बेस्ड ऑन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, शॉर्ट में ICZN बोलते हैं। अगर कोई भी एनिमल है और अगर उसकी नेमिंग करनी है तो क्या होगा? ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है उसके दिए गए जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाएगा। करेक्ट? आगे देखिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। ये एक ऐसा मेथड है जो कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस क्या कहता है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है उसके अंदर मैं एक ही तरह का नाम बताऊं तो वो नाम चलेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, मिसकंसेप्शंस ना हो। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने दिए थे, ठीक है। वो रूल्स क्या क्या है देखिए। नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। करेक्ट, ठीक है। कैरोलस लिनियस devised a binomial system of the nomenclature in which an organism is given two names। इसको दो वर्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। हर एक जो मेंबर है या हर एक ऑर्गेनिज्म का जो नाम दिया गया है साइंटिफिक, वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। करेक्ट। द फर्स्ट इज अ जेनेरिक नेम that is shares with other closely related organisms which have features similar enough to place them in a same group। यानी कि छोटे छोटे जो अलग अलग स्पीशीज होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, कुछ ग्रुप जो है, मतलब कुछ एक जो कैरेक्टर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, तो उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है। तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? उस ग्रुप को बोलते हैं उनको बोलते हैं जीनस या वंश कहते हैं इसको, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग स्पीशीज आती है और वो अलग अलग स्पीशीज जो होती है उनके अंदर क्या होता है, सेम होते हैं कुछ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो उस ग्रुप को बोल देते हैं वंश या एक जीनस कह देते हैं। सेकेंड, अ स्पेसिफिक नेम दैट डिस्टिंग्विश द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल अदर स्पीशीज। यानी कि दूसरा नाम जो होता है वो होता है स्पेसिफिक एपिथेट का, ठीक है, या स्पीशीज नेम होता है वो, जो कि हर एक स्पीशीज के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ जीनस एंड स्पीशीज। कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म जो होता है उसका जीनस और स्पीशीज दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। जीनस दो अलग अलग एनिमल्स के सेम हो सकते हैं या दो अदर ऑर्गेनिज्म के सेम हो सकते हैं, बट स्पीशीज का नाम दो अलग अलग एनिमल्स के लिए, दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए सेम कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। मैं एग्जांपल दूंगा, अभी ध्यान देना। साइंटिफिक नेम इज derived by using the system of nomenclature is followed all over the world as they are guided by a set of rules stated in the International Code of Nomenclature। तो इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर जो है इसने क्या किया है, आगे चल करके नाम देने के या नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बनाए हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, नाम दिया जाता है। सुनना ध्यान से। आपने ना नाम सुना होगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सर ये क्या नाम बोला आपने? सुनो ध्यान से सुनना, कुछ साइंटिफिक नेम बोलता हूं मैं, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है वो किसका नाम है पता है क्या? पोटैटो का नाम है। वो एक साइंटिफिक नेम है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। तो जो सोलेनम वर्ड है, वो सोलेनम वर्ड क्या है? वो है इसका जेनेरिक नेम है, और जो ट्यूबरोसम है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। करेक्ट। तो यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। सर कुछ और साइंटिफिक नेम बताइए, ठीक है। जैसे मान लो रोज है, ठीक है, रोज का साइंटिफिक नेम होता है रोजा साइनेंसिस। तो जो रोजा है वो क्या है, वो एक जेनेरिक नेम है उसका, वो एक जीनस का नाम है, और साइनेंसिस जो है वो उसका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। तो ये कुछ नाम होते हैं, इनके रूल्स जो है वो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर जो है उन्होंने दिए हैं, और इन रूल्स के अकॉर्डिंग ही उनका नाम जो है वो दिया जाता है। देखिए क्या है, यूनिवर्सल रूल्स फॉर बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। यूनिवर्सल रूल्स का मतलब जो सब पे अप्लाई होते हैं। The scientific names are generally in a Latin and they're written in italics। सबसे पहले ध्यान रखना, जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, लैटिन होते हैं। लैटिन का मतलब यह है कि लैटिन एक लैंग्वेज है। सर लैटिन में ही क्यों होते हैं? क्योंकि लैटिन जो है वो एक डेड लैंग्वेज है। लैंग्वेज डेड, सर लैंग्वेज भी मरती है क्या? सुनिएगा, डेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, डेड लैंग्वेज जो है उसके अंदर चेंजेस नहीं आते। क्यों नहीं आते चेंज? क्योंकि ये ऐसी लैंग्वेज होती है जो आजकल
कोई नहीं बोलता, उसको कोई यूज ही नहीं लेता बोलने के लिए। तो जब कोई यूज ही नहीं लेता बोलने के लिए तो उसके अंदर चेंज कैसे आएगा? ठीक है ना। तो ये लैटिन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का मतलब होता है कि वो कोई नहीं बोलता आजकल। तो ये डेड लैंग्वेज जो होता है वो यूज में आती ही नहीं है। तो इसके जो वर्ड्स होते हैं वो उठा लिए जाते हैं एज इट इज। क्यों? क्योंकि इसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है। ठीक है। अब एक बात बताओ, तो जो वर्ड्स जो या चीजें या जो लैंग्वेज हम बोलते हैं, क्या उसमें चेंज आता है? हाँ, बहुत आता है। ठीक है। बोलते 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 क्या होता है, हमने बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके अंदर हमने इतना चेंज ले आए हैं कि जो चीजें हम बोलते हैं वो बहुत ज्यादा अजीब सी चीजें होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ। ठीक है ना। जैसे क्या किया जाता है, जैसे एक बहुत सही नाम है हनुमान। ठीक है ना। किसी का भी नाम हनुमान है, वो बहुत सही नाम है। ठीक है। लेकिन बोलने वाले जो होते हैं, जैसे मारवाड़ी में ना हनुमान 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 हड़मान 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 ऐसे बोलने लगे, तो ये क्या नाम हुआ? क्या उस हनुमान नाम का एक चेंज आया और नाम आज क्या बोल दिया? हड़मान। चेंज आ गया ना। तो लोगों ने क्या किया, जो चीजें या जो वर्ड्स वो बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है, वो चेंज ले आते हैं। लेकिन लैटिन लैंग्वेज कोई भी नहीं बोलता। लैटिन लैंग्वेज जब कोई बोलता ही नहीं है तो उसके वर्डिंग्स में चेंज भी नहीं आ सकते। एंड दीज नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स। इटैलिक्स जो होता है, ठीक है ना, वो एक ऐसा फॉन्ट है जिसके अंदर कोई भी वर्ड लिखते हैं तो ऐसे टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है। जैसे ना मैं सोलेनम लिखता हूं ना, तो यूं ऐसे सोलेनम ऐसे टेढ़ा अक्षरों में लिखा जाएगा। टेढ़े अक्षरों में लिखा जाता है, यूं थोड़े तिरछे अक्षरों में, सीधे नहीं तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। ये इटैलिक्स होता है। ठीक है। तो जब उनको लिखा जाता है या छापा जाता है तब उनको इटैलिक्स में लिखना पड़ता है। लेकिन सर ऐसे हमारा जो यूं हाथ है वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा नहीं चलता है, सीधा सीधा ही चलता है। ठीक है ना। वो छापते समय है ना, जिस समय उसको उनको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट होते हैं। ठीक है। जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, लेकिन हम नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए जब हम कोई भी नाम लिखते हैं, तो उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। वो ये दिखाता है, ठीक है, कि हमने इटैलिक्स में लिखने की कोशिश तो की थी लेकिन हम नहीं लिख पाए, तो हमने उसको कंपनसेट करने के लिए नीचे अंडरलाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो मैं लिख देता हूं सोलेनम ट्यूबरोसम। ट्यूबरोसम ये हो गया। तो मैंने इसके नीचे अंडरलाइन कर दी। ठीक है। ये वर्ड जो होता है ना, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है। ये फर्स्ट जो नाम है वो क्या है? वो जीनस है। ठीक है। और द सेकंड जो है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। तो होता क्या है देखिए, तो यहां पर द फर्स्ट वर्ड इज अ जीनस नेम जिसको हम जेनेरिक नेम भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वर्ड इज द स्पीशीज नेम दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एपिथेट। करेक्ट। ठीक है। When hand written, the names are underlined. ये आ गया ना, जब उसको हाथ से लिखा जाता है तो उनको अंडरलाइन कर दिया जाता है। The names are printed in italics. और जब इनको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। The first name genus starts with a capital letter and the second name species starts with a small letter. हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट लेटर होगा, जो जीनस का होगा, वो हमेशा और हमेशा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लेटर होगा। तो जैसे सोलेनम है तो हमेशा एस उसका कैपिटल रहेगा और बाकी सब स्मॉल रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? स्मॉल रहेगा और बाकी सब भी स्मॉल ही रहेंगे। ये रूल्स हैं। ठीक है। एग्जांपल होमोसेपियंस। पता है क्या होता है होमोसेपियंस? ये इंसानों का, ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। तो होमो में देखो एच बड़ा है और बाकी सारे लेटर्स कितने हैं? छोटे हैं। और सेपियंस में जो एस है वो भी छोटा है और बाकी सारे भी छोटे हैं। दैट होमो represents the genus name and the sapiens represents the specific name या species name। ठीक है। तो ये जो होमो है वो क्या है? जीनस का नाम है, और जो सेपियंस है वो क्या है? स्पीशीज का नाम है या स्पेसिफिक एपिथेट है। नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet, example at the end of the biological name। यानी जो बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है उसके बाद में ये नाम किसने दिया, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है ना, उसका नाम भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है। एंड इट इज रिटन एंड अर्न एब्रीवेटेड फॉर्म शॉर्ट में। देखो जस्ट लाइक मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है।
ठीक है। और लिन जो है वो शॉर्ट में लिख दिया गया है। लिन का मतलब है यहाँ पर लीनियस, क्योंकि इस जो नेम है वो लीनियस ने दिया था। तो मैंजीफेरा जो है वो क्या है, ये एक जेनेरिक नेम है, ठीक है। इंडिका क्या है, स्पीशीज है, और लिन जो है वो क्या है, साइंटिस्ट जो है, लीनियस जो है उनका शॉर्ट फॉर्म है। इट इंडिकेट्स दैट स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। करेक्ट। आगे चलते हैं, देखिए कुछ साइंटिफिक नेम है जो मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नेम ये है, जेनेरिक नेम उसका ये है, और उनके स्पेसिफिक एपिथेट ये है। देखिए ध्यान से देखना। नंबर फर्स्ट आता है मैंगो। मैंगो जो है अगर उसका मैं साइंटिफिक नेम बोलूं तो ये होता है मैंजीफेरा इंडिका। और मैंजीफेरा क्या है, जेनेरिक नेम है, और स्पेसिफिक एपिथेट क्या हो गया इसका, इंडिका हो गया, यानी कि वो इसकी स्पीशीज का नाम है। करेक्ट। नंबर सेकंड इज पोटैटो। पोटैटो जो है उसका अगर मैं नाम बोलूं तो सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। तो जेनेरिक नेम क्या हो गया, सोलेनम, और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया इसका ट्यूबरोसम। ठीक है। नंबर थर्ड बात करते हैं नाइटशेड। नाइटशेड जो होता है रात रानी का पौधा बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद सोलेनम है और नाइग्रम है। सोलेनम नाइग्रम जो है वो इसका नाम होता है। नंबर फोर्थ लायन। लायन जो है उसका साइंटिफिक नेम हो गया पैंथरा लियो। पैंथरा जो हो गया जेनेरिक नेम है, लियो स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। पीपल, फाइकस, रिलीजियोसा, यानी फाइकस जो है वो जेनेरिक नेम है और रिलीजियोसा जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। 5 6 मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन जो है, जो आज का आदमी है, वो क्या हो गया, उसका साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। फर्स्ट होमो है और सेकंड नेम इज सेपियंस, ठीक है। नंबर 7 कैट है, फेलिस डोमेस्टिकस। फेलिस जो है वो जेनेरिक नेम है और डोमेस्टिकस जो है वो क्या है, उसका स्पेसिफिक एपिथेट है। 8 टाइगर। टाइगर जो है उसका साइंटिफिक नेम है फेलिस टाइग्रिस। फेलिस जो है वो जेनेरिक नेम है और टाइग्रिस जो है वो उसका स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है। देन 9 हनी बी, एपिस इंडिका। एपिस जो है जेनेरिक नेम, इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। 10 हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका। इसका नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका। उसके बाद रबर का प्लांट जो होता है उसका फाइकस एलेस्टिका, यानी कि रबर का प्लांट जो होता है वो तो उसका नॉर्मल नाम है और इसका साइंटिफिक नाम हो गया फाइकस एलेस्टिका। और 12 लास्ट हॉर्स हाउस क्रो। हाउस क्रो यानी कि घरों के आसपास जो कौवा मिलता है हमें, वो क्या सर कौवे जो होते हैं वो और कहीं पर भी मिलते हैं क्या? हाँ सही बात ही तो है। कुछ कौवे ऐसे भी तो होते हैं जो फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है ना। तो फॉरेस्ट में जो क्रोज मिलते हैं ना, और जो घरों के आसपास जो क्रोज मिलते हैं ना, उनमें फर्क होता है, बहुत फर्क है, ठीक है ना। साइज में थोड़ा डिफरेंस, बहुत तो क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, साइज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जो ब्लैक कलर होता है उसके शेड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं हाउस क्रो की, ठीक है। तो उसका हाउस क्रो जो है उसका नाम है कॉर्वस सेपेंडल्स, ठीक है ना। ये जो है ये सारे के सारे साइंटिफिक नेम है, यहाँ ये इनके कॉमन नेम है जिनके नाम से हम जानते हैं, और ये सारे नाम जो है उनके साइंटिफिक नेम है। देखिए बात करते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो होती है वो क्या होती है, सुनना ध्यान से। पहले तो अगर हम किसी भी चीज को या किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करते हैं, हम किसी भी एनिमल को या प्लांट को उनके ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर्स देखते हैं, करेक्ट। तो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर ही कुछ ग्रुप बनाए जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो कैटेगरीज डिवाइड की जाती है यानी जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं, ठीक है ना। वो जो स्टेप्स होते हैं, वो जो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इनके अलग अलग स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप ही आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे क्या होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पर क्या बनाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं। तो यहां पर जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो क्या डिफाइन करती है, द क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ हायरार्की of steps in which each step represents a rank, यानी कि हर एक स्टेप जो है वो एक रैंक पे आता है, यानी कि एक एक करके यहाँ पर 7 तरह के स्टेप्स दिए जाते हैं। हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं उसके सुटेबल ग्रुप के अंदर, करेक्ट। तो ये जो रैंक होती है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोल सकते हैं, या इसी को हम एक टैक्सॉन भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां सबसे नीचे की तरफ आता है, सबसे लोअर लेवल पर आता है स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज जो होती है, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे अलग अलग तरह की स्पीशीज हो सकती है, लेकिन कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ में कैरेक्टर्स मैच नहीं करती, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स उनके मैच हो सकते हैं। तो अब क्या करें, दिक्कत आ गई ना। यानी कि सर स्पीशीज जो है, दो अलग अलग स्पीशीज है,
वो दोनों थोड़ी थोड़ी कैरेक्टर्स में मैच कर रही है और थोड़े थोड़े कैरेक्टर्स में मैच नहीं भी कर रही है। तो हम क्या करते हैं, जो रिलेटेड स्पीशीज जो होती हैं, जो क्या होते हैं रिलेटेड स्पीशीज जो कंप्लीटली एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर पा रही है, उन स्पीशीज को एक ग्रुप में रखते हैं और एक नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं जीनस। ठीक है, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ऐसा नहीं कि 100% सेम स्पीशीज, नहीं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में बहुत कुछ सिमिलैरिटी दिखाती है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली सिमिलैरिटी नहीं दिखाती, तो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है जिसको हम बोलते हैं जीनस। सेम एज बहुत सारे ऐसे जीनस होते हैं जो कि आपस में सिमिलैरिटी दिखाते हैं लेकिन वो भी कंप्लीटली सिमिलर नहीं होते। तो यहां पर जो क्लोजली रिलेटेड जीनस होते हैं उनको हम रखते हैं एक ही फैमिली के अंदर। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती है जिनमें कुछ कुछ कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, फिर उनको रखते हैं हम एक ही ऑर्डर के अंदर। फिर कुछ कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो आपस में रिलेटेड कैरेक्टर्स रखते हैं, उनको हम रखते हैं एक ही क्लास में। और बहुत सारी क्लासेस जो होती है उनको हम क्या रखेंगे, फिर फाइलम या डिवीजन में फाइलम वर्ड जो आता है वो आता है एनिमल के लिए, ठीक है, और डिवीजन वर्ड जो आता है वो आता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो और बहुत सारे फाइलम्स जो होते हैं वो रखे जाते हैं सिंगल किंगडम के अंदर, जिसके अंदर हम बोलते हैं प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है ना, ये सारे किंगडम्स रखे जाते हैं। तो यहां पर बात क्या हुई वापस से समझना, बात ये हुई कि सर नीचे की तरफ अगर हम बात करें एक ही स्पीशीज के मेंबर्स की, तो उनमें बहुत सारे क्या होते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्पीशीज भी होती है जिनके अंदर सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं होती उतनी ज्यादा, तो उनको क्या करते हैं, रखते तो एक ही ग्रुप में बट एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं, हम एक टेक्सॉन ऊपर बढ़ जाते हैं जो आता है जीनस। नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं ना, एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में अगर मैं बात करूं बहुत सिमिलरिटी होती है। आपको पता है नीचे की तरफ जो स्पीशीज होती है ना, अलग अलग स्पीशीज, उनमें 80 to 85% सिमिलैरिटी होती है। ऊपर जब हम जीनस में चलते हैं तो यहां पर होती है 60 to 65% सिमिलैरिटी। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। तो ये नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किन में देखे जाते हैं, तो सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर जो होते हैं वो स्पीशीज में देखे जाते हैं। और जैसे जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, जैसे हम यहां हर रैंक की बात करेंगे, हर रैंक को थोड़ा सा समझेंगे, देखना। हम बात करते हैं स्पीशीज, ये सबसे लोअर लेवल है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज जो है वो सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। इट इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, यानी ऐसे इंडिविजुअल्स जो फंडामेंटल सिमिलैरिटी रखते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिमिलैरिटी दिखे, जिनके अंदर बॉडी के अंदर एकदम सिमिलैरिटी दिखे, उनको हम बोलते हैं कि वो एक ही स्पीशीज के हैं। फॉर एग्जांपल है, मेरे पास बहुत सारे कबूतर है, मान लो पीजन्स है, ठीक है ना, और सब एक जैसे दिखते हैं, तो मैं कह दूंगा कि वो कबूतर जो है उनकी स्पीशीज है। हाँ, एक चीज और है कि वो जो एक ही स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं वो आपस में इनब्रीड भी कर सकते हैं, यानी ब्रीडिंग करके अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं, और वो बच्चे फर्टाइल होने चाहिए, यानी उनके बच्चे भी आगे पैदा होने चाहिए, तब वो एक ही स्पीशीज के माने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दो पीजन से अगर आपस में ब्रीड करके एक ऐसा बर्ड बनाते हैं जो अपने आगे बच्चे पैदा करने में या आगे अपनी संतान पैदा करने में, स्पीशीज पैदा करने में कैपेबल नहीं है, तो वो दोनों जो पीजन्स है ना वो एक ही स्पीशीज के नहीं होंगे, वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक ही स्पीशीज के होते तो उनकी जो संतान बनी है, या मैं कह सकता हूं उनकी जो ऑफस्प्रिंग बनी है, वो ऑफस्प्रिंग भी आगे अपने बच्चे पैदा करने में या आगे फर्टिलाइजेशन करने में या आगे ब्रीडिंग करने में कैपेबल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, it is defined as the group of individuals which resembles in their morphological and reproductive characters and interbreed among themselves and produce fertile offsprings. ठीक है, it is the biological concept of species proposed by the Mayer scientist था, उन्होंने ये definition दी थी कि अगर एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं तो वो आपस में इनब्रीड कर पाएंगे, इनब्रीड करके अपनी फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल है क्रो का, लेते हैं एग्जांपल क्रो। वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोज, हमारे पास दो तरह के क्रोज होते हैं। वन ऑफ द कॉमन हाउस क्रो, जो घरों के आसपास जो हमें क्रो मिलते हैं, दैट इज द कॉमन हाउस क्रो फाउंड इन प्लेन्स अराउंड आवर हाउसेस, यानी कि वो हमारे घरों के आसपास मिलते हैं। एंड द अदर इज द हिल और द जंगल क्रो, और दूसरा वो होता है जो जंगलों में रहता है। आपको पता है दो अलग अलग क्रोज होते हैं। अगर आप कहीं पर भी जाओगे
अगर आपको जानने का मौका मिले तो आप जब जंगलों के आसपास जाएं या गांव के आसपास जाएंगे ना, तो आप देखेंगे गांव के कौवे जो होते हैं ना, वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं। उनका कलर जो होता है वो भी डार्कर होता है, दो भी कलर डार्क होता है। उनकी चोंच जो होती है, उनकी बीक जो होती है वो शार्पर होती है, ज्यादा शार्प होती है। तो दो अलग अलग स्पीशीज हैं। The two crows different in their intensity of black color on the neck and in the size and shape of the beak also. So both are crows but they cannot interbreed. लेकिन ये दो अलग अलग तरह के crows हैं, but ये इनब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये आपस में, अगर मैं कोई जो क्रो है जो ज्यादा डार्कर है और जो घर के आसपास में जो हाउस क्रो रहता है, उनको आपस में ब्रीड करवाने की कोशिश करूं तो वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनके स्पर्म या ओवम जो है वो आपस में फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे, तो वो अलग अलग स्पीशीज के हैं। दस दे आर डिफरेंट स्पीशीज, तो इसलिए ये अलग अलग स्पीशीज के। लेकिन फिर भी है तो ये कौवे ही ना, है तो ये क्रो ही ना, भले अलग अलग स्पीशीज के क्यों ना हो। तो इन दोनों को एक साथ में रखा जाता है, लेकिन ये दोनों एक ही स्पीशीज के नहीं है। इनके अंदर कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट है, तो इनको जिस ग्रुप में रखा जाता है उसको हम बोलते हैं जीनस। तो जो दो अलग अलग स्पीशीज के मेंबर्स हैं जिनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है, उसको हम बोलते हैं वो एक ही जीनस के हैं। ठीक है ना। तो आगे देखिए, आगे जीनस देखिए, इट इज द एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जीनस क्या होता है? वो एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रखी जाती है, सेम स्पीशीज नहीं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज रखी जाती है। It consists of a group of related species that has more characters in common in comparison to species of two other genera. यानी कि दो अलग अलग जेनेरा के कंपैरेटिवली वो स्पीशीज जो आपस में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स रखती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको एक ही जीनस में रखते हैं। एग्जांपल है, देखो ध्यान से, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दे आर डिफरेंट स्पीशीज। करेक्ट। पोटैटो है, टमाटर सॉरी आलू, टमाटर और ब्रिंजल यानी बैंगन, ये अलग अलग स्पीशीज है, बट इन तीनों को एक ही जीनस में रखा गया है जिसको हम बोलते हैं सोलेनम जीनस। बताऊं क्यों? क्योंकि इनके अंदर अलग अलग स्पीशीज होते हुए भी कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर हैं, तो सिमिलर कैरेक्टर्स के बेस पर उनको जिस ग्रुप में रखा जाएगा उसको हम जीनस कह देंगे। लॉयन एक और एग्जांपल है, लॉयन, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियो। लेपर्ड जिसका नाम है पैंथेरा पार्डस, एंड द टाइगर द पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों ही अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन इनमें फिर भी सिमिलर कैरेक्टर्स हैं। Then so they are kept in a single genus, that is genus is called Panthera. Correct. The genus difference from the another genus Felis which is includes cat. यानी कि इसके बाद देखो एक और जीनस का नाम आया है फेलिस। ये फेलिस जो होता है इसके अंदर कैट्स रखी जाती, ठीक है ना। ये दूसरा जीनस है जिसमें कैट्स रखी जाएंगी। उसके बाद देखिए आगे फैमिली क्या आता है, देखो जीनस के ऊपर आती है फैमिली। क्या देखिए, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और फाइलम, देन किंगडम। करेक्ट। फैमिली, तो फैमिली क्या होगी? इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी जो अलग अलग क्या होंगे, जीनस जो होंगे या जेनेरा जो होंगे उनका ग्रुप होगा। विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी, यानी इसके अंदर वो मेंबर्स रखे जाएंगे जो बहुत थोड़ी सिमिलैरिटी दिखाते हैं, बट फिर भी सिमिलैरिटी रहेगी। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की रैंक की तरफ जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे सिमिलर कैरेक्टर्स जो होंगे वो कम होते जाएंगे। हाँ, फिर भी सिमिलर कैरेक्टर तो है ही ना, है ना। एज कंपेयर it is a group of related genera with less number of similarities as compared to the genus and species. यानी जीनस और स्पीशीज में जो मेंबर्स रखे जाते हैं उनसे थोड़ी सी कम सिमिलरिटी रखी जाती है, वो जो मेंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है। एग्जांपल्स है, देखो दो अलग अलग फैमिलीज की बात करेंगे। देखिए फैमिली सोलेनेसी, करेक्ट, इंक्लूड्स जीनस सोलेनम एंड जीनस पिटूनिया एंड जीनस धतूरा। तो सोलेनेसी एक फैमिली है जिसमें तीन जीनस इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट सोलेनम, नंबर सेकंड पिटूनिया एंड नंबर थर्ड धतूरा। तो तीन अलग अलग जीनस जिनके अंदर कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज हो वो एक ही फैमिली में रखे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलेनेसी। उसके बाद फैमिली फैलिडी इंक्लूड्स जीनस पैंथेरा एंड जीनस फैलिस। उसके बाद क्या होता है, फैलिस एक पैलिडी नाम की एक फैमिली है, इसके अंदर दो जीनस रखे जाते हैं, नंबर फर्स्ट पैंथेरा एंड द नंबर सेकंड फैलिस। ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो दो अलग अलग जीनस जिनमें आपस में कुछ एक सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक ही फैमिली में रखी जाती है। ऑर्डर क्या है? इट इज द असेंबलिंग ऑफ द रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल है ऑर्डर पॉलीमोनिएल्स इंक्लूड्स द फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड द फैमिली सोलेनेसी। पॉलीमोनिएल्स क्या है सर? ये एक ऑर्डर है, ठीक है। इसके अंदर दो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाली फैमिलीज रखी जाएंगी। फर्स्ट फैमिली है
Convolvulaceae and the second one is Solanaceae. तो दो क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आर केप्ट इन अ वन ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑर्डर है कॉर्निवोरा, ये ऑर्डर है कॉर्निवोरा, इंक्लूड्स फैमिली फैलिडी एंड द फैमिली कैनिडी, कैनिडी जिसमें डॉग रखा जाता है, फर्स्ट और सेकंड। आप देखते होगे कैट और डॉग में कुछ तो सिमिलैरिटीज मिलती है ना, चाहे वो बहुत ही थोड़ी क्यों ना हो। तो इसीलिए फैलिडी जिसके अंदर कैट रखी जाती है और कैनिडी जिसमें डॉग रखे जाते हैं, इन दोनों फैमिलीज को ही एक ऑर्डर में इंक्लूड किया जाता है जिसको हम कॉर्निवोरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्लासेस क्या है, इट इज द असेंबलिंग ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जो रिलेटेड ऑर्डर्स होंगे, ठीक है, उनके मेंबर्स जो होंगे वो थोड़ा और कम सिमिलरिटी दिखाएंगे लेकिन फिर भी सिमिलर प्रॉपर्टीज तो है, तो उनको रखा जाएगा एक ही ऑर्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल है ऑर्डर प्राइमेटा, ये ऑर्डर है प्राइमेटा, कॉर्निवोरा एक्सेट्रा इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया। तो प्राइमेटा और कॉर्निवोरा ये दो ऑर्डर्स हैं और ये मैमेलिया नाम की क्लास में रखे जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही मैमल्स हैं, ये दोनों ऑर्डर्स हैं और ये क्या है, क्लास है। ऑन सेम एज ऑर्डर पॉलीमोनिएल्स एंड द ऑर्डर सैपिंडल्स आर प्लेस्ड इन क्लास डाइकोटिलिडन, ये प्लांट से रिलेटेड है। ये क्या है सर, ये क्लास है और ये फर्स्ट और ये सेकंड जो है ये ऑर्डर है, ये प्लांट्स की है, ठीक है ना, ये प्लांट्स की क्लासेस है और ये एक ही ऑर्डर में रखी जाती। आगे लास्ट फाइलम इन एनिमल केसेस और डिवीजन इन प्लांट केसेस इज द असेंबल्स ऑफ रिलेटेड क्लासेस। तो जो रिलेटेड क्लासेस होती है वो आपस में रखी जाएंगी, कैसे, एक ही फाइलम के अंदर या डिवीजन के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लासेस एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस, मैमेलिया एक्सेट्रा आर कम अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। ये आगे पढ़ेंगे अपने जैसे, तो ठीक है ना। ये क्या है, ये फाइलम है कॉर्डेटा जिसके अंदर एम्फीबिया, एम्फीबिया कौन से होते हैं, एम्फीबिया ऐसे एनिमल्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। सेकंड रेप्टिलिया जो रेप्टाइल्स होते हैं जस्ट लाइक अ स्नेक, एविस जस्ट लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होती है, वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड मैमेलिया। तो ये फाइलम कॉर्डेटा में आता है। उसके बाद देखिए किंगडम लास्ट आता है सबसे ऊपर की तरफ, इट इज द असेंबल ऑफ वेरियस फाइला। बहुत सारे जो फाइला होते हैं यानी बहुत सारे जो फाइलम्स है, मल्टीपल फाइलम्स आर केप्ट इन अ वन किंगडम दैट इज द हाईएस्ट कैटेगरी, वो हाईएस्ट कैटेगरी में आता है। एग्जांपल है किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। प्लांटी में ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमलिया में ऑल द एनिमल्स आर इंक्लूडेड, करेक्ट। उसके बाद लास्ट बात करते हैं हम कुछ कैटेगरीज की, देखिए ध्यान से। अगर मैं बात करूं शुरुआत में कॉमन नेम की जो मैन का है, मैन यानी कि ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सैपियंस कहते हैं हम इसको। इसके बाद इसका जीनस है होमो, तो जो फर्स्ट वर्ड जो होता है उसका जीनस का होता है, ठीक है, ये इसकी स्पीशीज का नाम है, ठीक है। जीनस होमो है, इसका फैमिली क्या है, होमोनिडी फैमिली है इसकी। ऑर्डर जो है वो प्राइमेटा है, क्लासेस इसकी मैमेलिया है और फाइलम और डिवीजन जो है वो कॉर्डेटा डिवीजन में आता है। जस्ट सेम एज हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाइज का जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज मस्का डोमेस्टिका। मस्का इसका जीनस का नाम है, देन फैमिली इज मस्किडिए, ठीक है। ऑर्डर है डाइप्टेरा, क्लास इंसेक्टा एंड द फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मैंगो की। थर्ड, मैंगो जो है आम जो है उसका साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा जीनस है, ठीक है। उसके बाद एनारकार्डियेसी जो है वो इसके मैंगो की क्या है, एक तरीके से फैमिली है। उसके बाद ऑर्डर है इसका सैपिंडल्स, ठीक है। उसके बाद क्लासेस है डाइकोटिलिडनी एंड फाइलम होता है एंजियोस्पर्म, इसका जो है वो कैटेगरी हो गई इसकी सारी। उसके बाद लास्ट व्हीट, व्हीट जो है गेहूं जिसको हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टाइवम। ट्रिटिकम जो है वो इसका जीनस है, इसकी फैमिली है पोएसी। उसके बाद ऑर्डर है इसका पोएल्स, ठीक है। क्लासेस जो होती है वो मोनोकोटिलिडनी है और जो डिवीजन है वो एंजियोस्पर्मी है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बायोलॉजिकल नेम्स है, जीनस है, फैमिलीज है, ऑर्डर है, क्लास है, तो ये सारी जो है वो रटनी पड़ती है। तो ऐसे बार बार पढ़ते हुए क्या है ये याद हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द न्यू एनसीईआरटी तो आपका जो सिलेबस है यहाँ तक ही है। तो ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।